जो आंकड़े सभी जगह से आ रहे हैं उसमें एक अलग तरह का आंकड़ा आ रहा है कि अनंत सिंह का ग्राफ अभी भी बहुत हाई है। एनडीए गठबंधन में अभी तक कोई विकल्प अनंत सिंह का नहीं आया। राष्ट्रीय जनता दल और जो राष्ट्रीय जनता दल का नया पोस्टरिंग हुआ है, नया जो उसका एक तस्वीर जारी हुआ है, उस तस्वीर के माध्यम से यादव समाज धीरे धीरे करके कटना शुरू किया है। एनडीए गठबंधन का वो उम्मीदवार कौन होगा जो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाला उम्मीदवार होगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। हमने आपको कई विधानसभा सीटों की जानकारी देने की कोशिश की है जनता के थ्रू कि आखिर जनता का क्या मूड मिजाज है। देखिए, हमारे साथ हमेशा की तरह बाबा स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने कई विधानसभा सीटों की जानकारी लोगों को दी है, जनता क्या कह रही है, क्या मूड मिजाज है। लेकिन आज हम बात करेंगे पटना का। बाबा, पटना में टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं और सात जो कल आपने किया है हमारी सहयोगी यति के साथ, लोगों को पता चला है कि क्या माहौल है वहां पे। लेकिन आज और 7 विधानसभा जो बचा है, हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे और लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है और कौन वहां अभी मौजूदा विधायक है और किसका इस बार माहौल है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस विधानसभा से हम लोग शुरू करें। देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपके साथ इस 7 विधानसभाओं पर डिस्कस करने के पीछे का कारण यह है जी कि इन लगभग सभी विधानसभाओं में आपने खुद ही वहां के लोगों से बातचीत किया है। बिल्कुल। और एक नहीं, कई राउंड में आपने बातचीत किया है। आपकी पूरी टीम उन क्षेत्रों में घूमी है और अलग अलग स्पॉट पे, अलग अलग जो पंचायत हैं वहां लोगों से जानकारी लिया है कि आखिर अभी वर्तमान में माहौल क्या है। जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, उस स्वरूप के हिसाब से अगर देखा जाए तो उम्मीदवार कौन बेहतर हो सकते हैं, या सरकार के प्रति लोगों का क्या रुझान है, या फिर विपक्ष कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा। बिल्कुल, ये सभी बातें हम आज बताएंगे और उसमें आपका इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी टीम ने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर जब बाकी के जो एनालाइज हमने देखे हैं या अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स हमने देखे हैं, उसको मिलाने के बाद कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि भारत लाइव ने जो किया है सर्वे, वो सबसे थोड़ा सा अलग है। और यही कारण है कि हम इन 7 विधानसभाओं का, हम तो पूरे 243 विधानसभाओं का कर रहे हैं, लेकिन पटना जिले की जो 14 विधानसभाओं की बात करें तो यति ने जिन विधानसभाओं को मॉनिटर किया था उसको, उसकी अलग हमने एक फहरिस्त जारी की थी और ये दूसरी किस्त हमारी है जो बाकी के 7 सीटों की है। तो हम शुरुआत करते हैं मोकामा से, क्योंकि मोकामा सबसे हॉट सीट बना हुआ है। बिल्कुल। और हॉट सीट इसलिए है कि अनंत सिंह एक बार फिर से बाहर आ गए हैं। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, हालांकि अब तो बयान देना वो बंद कर चुके हैं, किसी ने समझाया है या खुद ही वो चाहते हैं कि पॉलिटिकली अभी बयान का दौर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो शुरुआती दौर में उन्होंने बयान दिए हैं उसने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें सामने निकल करके आई हैं उस पर भी फोकस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने, चूंकि उनकी पत्नी वहां से वर्तमान विधायक है नीलम देवी, अनंत सिंह को जब सजा हुई या उनको जब अभियुक्त बनाया गया, चार्जशीट दाखिल हुआ, तो वो उनकी विधायकी समाप्त हो गई थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को उपचुनाव में उतारा था और वो जीती भी थी जी। इसके बाद अब अनंत सिंह का ये कहना है कि मैं खुद ही चुनाव लड़ूंगा, ये बात उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दिया है। बिल्कुल। और उनके साथ आपने देखा भी होगा कि अभी अभी जनता दल यूनाइटेड, उनकी पत्नी ने क्या किया था, ये सभी बातें लोगों को पता है कि जब बहुमत साबित किया जा रहा था, नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन की तरफ स्विच किए थे, तो उनकी पत्नी ने एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया था और नीतीश कुमार के बहुमत में वो शामिल हुई थी। उसके बाद से उनका रिश्ता जो है अनंत सिंह का, वो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के गठबंधन से हो चुका था। अब इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि उनको एक बार फिर से जदयू का टिकट मिल सकता है। अनंत सिंह अलग अलग जगहों से चुनाव लड़े हैं। मैं इतना सारा बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा हॉट सीट है जी, और इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। अनंत सिंह ने साफ कह दिया है कि लोग हमको पहचानते हैं, लोग हमको जानते हैं, हमारे काम से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन विपक्ष का कहना कुछ और है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट में जो आंकड़े सभी जगह से आ रहे हैं उसमें एक अलग तरह का आंकड़ा आ रहा है कि अनंत सिंह का ग्राफ अभी भी बहुत हाई है। और अनंत सिंह के अगेंस्ट में जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के आप कह लीजिए अशोक महतो, जिन्होंने टाल ठोका है कि भूरा बाल साफ कर देंगे, ये भी आपने सुना होगा। बिल्कुल। इसके बाद प्रियदर्शन को लेकर के वो घूम रहे हैं, धानुक समाज से आते हैं, उनको भी लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी ताल ठोकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह पिछले कई चुनावों से, चाहे वो निर्दलीय हो, किसी दल में हो या जहां भी हो, चुनाव तो वही जीत के आते हैं जी। इस बार देखना होगा कि क्या स्थिति होती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का ग्राफ अगर ओवरऑल देखें हम
तो मिला जुला करके जो पिछले सर्वे रिपोर्ट थे उससे बेहतर दिखाई दे रहा है इधर कुछ 15-20 दिनों से। बिल्कुल बाबा, बाई इलेक्शन हुआ था 2022 में, हम आपको बता दें नीलम देवी जो जीती थी वहां से, उनको वोट मिला था 79,744। और देखिए उनके अपोजिशन में जो थी सोनम देवी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने भी अच्छा टक्कर दिया था, उनको वोट मिला था 63,000 और दोनों के वोट का फासला का जो अंतर है वो 16,741। मतलब नीलम देवी ने अच्छे वोटों से जो है वहां पे जीत हासिल किया था। इससे पहले का रिकॉर्ड आप देखिएगा तो और बेहतर होगा, क्योंकि अनंत सिंह काफी लंबे मार्जिन से जीते हैं और 25 से 30 हजार वोटों का अंतर उनका रहा है। मैंने पहले भी इस पर विश्लेषण किया है, लेकिन इस विश्लेषण के पीछे का कारण यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब विश्लेषण के असर बढ़ते जा रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। एक सर्वे भी हमने देखा है कि दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में भी अनंत सिंह का ग्राफ जो है काफी हाई दिखाया जा रहा है और अनंत सिंह 64% से लीड कर रहे हैं, बाकी के लोग बहुत पीछे हैं। खास करके अगर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो नीरज कुमार का भी नाम उसमें आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन नीरज कुमार ने जो बातें कही हैं वो भी सबको पता है। नीरज कुमार उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ भी चुके हैं, हार भी चुके हैं। खैर इन सभी बातों को लेकर के मोकामा की अगर बात करें तो मोकामा में एनडीए गठबंधन में अभी तक कोई विकल्प अनंत सिंह का नहीं आया है जी, ये कहा जा सकता है। राजीव लोचन नारायण सिंह 2020 में अनंत सिंह के अपोजिशन में थे, लगभग 35,000 से उनकी हार हुई थी अनंत सिंह से, तो कहीं ना कहीं ये भी तो तैयारी में होंगे ही बाबा। देखिए तैयारी में सभी हैं, विपक्ष तो तैयारी में है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी, आज जो विश्लेषण का हमारा विषय है वो ये है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में प्रशांत किशोर के आने के बाद एनडीए गठबंधन की स्थिति क्या है और एनडीए गठबंधन किस घोड़ा पर दांव लगाएगा। बिल्कुल, ये बाकी के विश्लेषण तो हमारे जारी हैं जी, लेकिन एनडीए गठबंधन जो बदली हुई परिस्थिति है पिछले जो 15-20 दिनों में राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो माहौल बदला है, जो सर्वे रिपोर्ट में बदले हैं, हम उसकी बात करने के लिए बैठे हैं। और उसमें एनडीए गठबंधन में कौन घोड़ा, आपने सुना भी होगा कि क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। तो क्वालिटी उम्मीदवार जो हैं वो अनंत सिंह अभी तक नजर आ रहे हैं। अब इनके पीछे आप जितना भी बाहुबली कह लीजिए, फलान कह लीजिए, ठिकान ढमकाना कह लीजिए, लेकिन राजद भी इनको अपने साथ रख चुका है, एनडीए भी रख चुका है, इंडिया गठबंधन भी रख चुका है। तो अब अछूती है कहाँ, इनको आप कोई भी बलि कह लीजिए, ये कहते हैं अपने आप को कि लोग हमारा लगे बात दूसरा कोई। बिल्कुल मेरे ही साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि लोग हमारा बात वोटवा केकरा जताइए। तो चलिए, ये तो मैंने मोकामा की बात हुई, आगे हम चाहेंगे अगले विधानसभा का हम नाम लेते हैं और जानकारी देते हैं लोगों को। देखिए अगले विधानसभा में हम आते हैं और मनेर विधानसभा, पहचानते हैं ना हमको, पंचायत सचिव वाला तो शायद आपको याद ही होगा कि क्या जिक्र है। और देखिए बातचीत करेंगे हम लोग कि क्या माहौल है मनेर में, और हम मनेर गए भी थे, लोगों से बातचीत भी किए हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है हमारे चैनल पे भी अवेलेबल ही है वो वीडियो मनेर का। देखिए पंचायत सचिव के साथ क्या हुआ था, वहां के मौजूदा विधायक भाई वीरेंद्र हैं, और आपको ये भी बता दें कि वहां निखिल आनंद जो उनके अपोजिशन में जो फाइट किए थे, उनकी हार हुई थी 32,000 वोटों से। लेकिन बाबा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये भाई वीरेंद्र तो पंचायत वेब सीरीज के बाद एकदम ऐसे फेमस हुए, कह रहे थे कि हमको भारत जानता है, लेकिन अब असल में उनको भारत जान गया है, जिस तरीके से वो उनका ऑडियो वायरल हुआ था। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। हाँ। मैंने सुना है, गांधी मैदान में जब जाते थे खेलने के लिए, पटना के गांधी मैदान में, तो कहीं कहीं पर भीड़ लगा रहता था, ढोलक पर गाना होता था और काफी भीड़ लगा रहता था। देखिए पगड़ी बांध करके लोग आते थे। अल्लाह उदल का आप सुने हैं नाम? नहीं बाबा, नहीं सुने हैं। अल्लाह उदल का गीत हुआ करता था। अल्लाह उदल जो है जी, ये अल्लाह उदल का क्षेत्र कहा जाता है। मनेर जो है यादवों का गढ़ कहा जाता है, और मनेर में भाई वीरेंद्र का एक अच्छा खासा अपना वर्चस्व भी है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि नेची नहीं तरह, बिल्कुल इस यहाँ की भाषा भी थोड़ा सा अलग नजर आती है। मगही में भी एक अलग तरह की टोन है। भाई वीरेंद्र लगातार यहाँ जीतते आ रहे हैं, और भाई वीरेंद्र को राजद से ज्यादा भाई वीरेंद्र अपने बदौलत वहां से जीत करके आते हैं। ये बातें 3 टर्म से लगातार जीतते आ रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों का वहां कब्जा होता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बदली हुई परिस्थिति में भाई वीरेंद्र का जो ये नया एपिसोड आपने कहा, पंचायत सीरीज वाला जो आया था, पंचायत सचिव से जो हुआ था, उसके बाद से भी उनमें कोई विशेष असर नहीं आया है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए, जो आपने रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट ने मुझे चिंतित जरूर किया है कि भाई वीरेंद्र की स्थिति क्या रहेगी। भाई वीरेंद्र के लिए चिंता का कारण निश्चित रूप से आपकी रिपोर्ट है। आपने लोगों से बातचीत जो किया है, खास करके यादव समाज के लोग, मैंने पहले बताया कि अल्लाह उदल
और यादव समाज का वहां वर्चस्व होना, उनकी संख्या ज्यादा होना, यही कारण है कि भाई वीरेंद्र का बार बार जीत करके आना। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने आप को समय भी दिया है, किसी के भी छठी छिला में भी पहुंच जाते हैं, ये सभी बातें हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो रिपोर्ट आपकी आई है, उस रिपोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल और जो राष्ट्रीय जनता दल का नया पोस्टरिंग हुआ है, नया जो उसका एक तस्वीर जारी हुआ है, उस तस्वीर के माध्यम से यादव समाज धीरे धीरे करके कटना शुरू किया है जी। कई यादवों ने आपके ही ये कह करके कि मैं भी यादव हूं लेकिन मैं राजद को वोट नहीं करूंगा, ये बात कहीं ना कहीं चिंतित जरूर करती है। और यहां भाई वीरेंद्र के लिए एक अलार्म हो सकता है। निखिल आनंद यहां से एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि श्रीकांत निराला को लेकर के भी बार बार ये कहा जा रहा है, पहले भी जीत चुके हैं यहाँ से चुनाव। निखिल आनंद ने पिछली बार भी कोशिश किया था लेकिन थोड़े मतों से हार गए थे। इस बार निखिल आनंद और श्रीकांत निराला ये दोनों फ्रेम में है, अन्य लोगों की भी वहां कई एनडीए गठबंधन से, एनडीए गठबंधन, हम तो एनडीए गठबंधन की आज बात कर रहे हैं कि जो बदली हुई परिस्थिति में एनडीए गठबंधन का वो उम्मीदवार कौन होगा जो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाला उम्मीदवार होगा। तो क्वालिटी उम्मीदवार में दो लोगों का नाम सामने चल रहा है, बाकी हिडन कई नाम हैं, उसमें से हो सकता है कि फटा पोस्टर निकला हीरो वाली बात हो सकती है। तो निखिल आनंद और श्रीकांत निराला, तो देखना अब दिलचस्प होगा कि किस पे क्वांटिटी और क्वालिटी होती है ना। अब आते हैं तीसरे विधानसभा पे बाबा, फुलवारी जी, रिजर्व सीट है। और फुलवारी का तो कई वीडियो हमने दिखाया है लोगों को कि लोगों का क्या कुछ कहना अपने विधायक को लेकर, जो मौजूदा विधायक है गोपाल रविदास हैं। और आप देखेंगे, अगर आपको देखना है कि क्या फुलवारी की जनता कहती है तो आप सर्च करिए फुलवारी विधानसभा भारत लाइव पब्लिक ओपिनियन, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि गोपाल रविदास के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। बाबा उससे पहले हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम तो मौजूद थे ग्राउंड जीरो पे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि विधायक का मतलब जन सेवक होता है, स्वयं सेवक नहीं होता है। लेकिन अगर जन सेवक है तो लोगों के बीच तो आपको होना होगा, बिल्कुल। लेकिन लोग जिस तरीके से इनके बारे में कह रहे थे, गोपाल रविदास के बारे में, कि 5 सालों में एक बार भी हमने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है। एक नाम मैं आपको बताता हूँ, और नाम जैसे ही मैं बताऊंगा तो आप जब चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी जी। वो नाम है श्याम रजक का। बिल्कुल, इस आदमी का नाम लेते ही आपको सीधे फुलवारी विधानसभा नजर आएगा, और आज से नहीं, एक जमाने से, जैसे अनंत सिंह से मोकामा, वैसे श्याम रजक से फुलवारी। बिल्कुल, फुलवारी विधानसभा के लोगों के लिए वो एक तरह समझिए तो भाई, दोस्त, मसीहा, जो आप कह लीजिए। श्याम रजक कभी लालू प्रसाद के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में राम और श्याम की जोड़ी थी, रामकृपाल यादव और श्याम रजक। बिल्कुल बाबा, ये दोनों उनके जोड़ी हुआ करते थे और दोनों पर बहुत ट्रस्ट भी करते थे लालू प्रसाद यादव जी। बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये कहानी 2020 में दोहराई गई थी। श्याम रजक को ऐसा लगा था कि जनता दल यूनाइटेड उनको टिकट नहीं दे पाएगी, कई बातों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट था, और इसलिए उन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल में आ गए थे। न तो इनको लोकसभा का न विशाले सोनम मिला, न यार मिला, वही वाली बात हो गई। और आए तो इनको पद तो दिया गया, लालू प्रसाद ने इनको सम्मान दिया, लेकिन जो टिकट था वो इनको नहीं दिया, फुलवारी से इनका टिकट रोक लिया गया जी। ऐसी स्थिति में इस टिकट को जो लेफ्ट को दे दिया गया, सीपीआई-एमएल को दे दिया गया। सीपीआई-एमएल जीत तो गई, लेकिन जो आपने कहा, ये श्याम रजक का पिछले करीब 20-25 वर्षों में जो बनाया हुआ एक एम्पायर था, गौरा था, एक नाम था फुलवारी विधानसभा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं टूटा। और लोगों को ये अचानक से झटका लगा कि हमने अपना विधायक क्यों बदला। श्याम रजक एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में आ गए हैं, घर वापसी हुई है। और आपको बता दें कि लगातार जब वो मंत्री थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया था जी, उद्योग मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने सीधे तौर पे जब राष्ट्रीय जनता दल में आए तो वहां से भी उनको जो सम्मान नहीं मिला जी, न लोकसभा लड़ाया गया, न विधानसभा लड़ाया गया, और उनको पेंडुलम की तरह झुलाया गया, उनके वोटों का यूज किया गया, और उसी के बदौलत वो जीते भी, गोपाल रविदास जी। अब जो स्थिति है कि श्याम रजक एक बार फिर से मैदान में है, और ग्राफ में भी देखा जाए तो फुलवारी में श्याम रजक का ग्राफ 56% है। अगर एनडीए गठबंधन के क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में श्याम रजक नंबर 1 पे चल रहे हैं, और भी अरुण मांझी भी इसमें जी। अरुण मांझी पिछले बार भी चुनाव लड़े थे 2020 में, और उनकी जो हार है वो 13,000 वोटों से हुई थी जी। तो अरुण मांझी का भी उसमें नाम चल रहा है, लेकिन श्याम रजक सुपर हीरो की तरह एकदम फटा पोस्टर निकला हीरो वाली बात है, और श्याम रजक वहां के लोग खोज भी रहे हैं। श्याम रजक अभी हाल फिलहाल में अपनी पत्नी के
इंतकाल के बाद काफी दुख में भी थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही छोटा होता है, बिल्कुल सामाजिक जीवन बहुत बड़ा होता है। उनकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना भी किया था। खैर, यहाँ से फुलवारी शरीफ से निश्चित रूप से श्याम रजक एक क्वालिटी वाला क्वालिटी उम्मीदवार है जो एनडीए गठबंधन पर भरोसा करेंगे। देखिए, तो हमने फुलवारी की जानकारी जो है वो आपको दे दी है कि कौन क्वालिटी मेंटेन करने जा रहा है और क्वालिटी किसके नाम पे जो है सिग्नेचर हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्वालिटी मेंटेन करेंगे। अब आते हैं अगले सीट मसौढ़ी पे। मसौढ़ी भी हॉट सीट है बाबा। देखिए, मसौढ़ी हॉट सीट है और ये भी एक रिजर्व सीट है जी। तो मसौढ़ी चूंकि राजधानी से सटा हुआ है, इसलिए इस सीट का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और खास करके अगर देखा जाए तो जो लोकसभा है जहानाबाद जी और फुलवारी, माफ कीजिएगा पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा के साथ साथ पटना साहिब, ये 3 लोकसभाओं का ये मिडिल सेंटर है मसौढ़ी। इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ और भी जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं वो चाह रहे हैं कि इस बार, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये दोनों ही इस सीट पर अपनी अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद आपको बता दें तो नूतन पासवान जो हैं उनका इसमें अच्छा खासा ग्राफ चल रहा है, उनके चुनाव लड़ने की है, रूबल विकास का नाम आ रहा है, बिल्कुल ये सभी लोगों का नाम आ रहा है। लेकिन अंततः फैसला जो है वो बैठ करके टेबल टॉक में होगा, एनडीए गठबंधन को फैसला करना है। अब इसमें मिलता किसको है ये मौका, भाजपा को मिलता है या अन्य किसी दल को मिलता है, ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, हमने तो बात कर लिया नूतन पासवान का, लेकिन मौजूदा विधायक जो है उनका नाम है रेखा देवी जी। अभी आरजेडी से जीतती है, हाँ आरजेडी से विधायक है, लेकिन बाबा उनका ग्राफ कहीं ना कहीं डाउन दिखाई होते पड़ रहा है। ये तो बड़ा नेचुरल है, हम लोग इसीलिए तो आज एनडीए की बात कर रहे हैं। हम लोग एनडीए की बात भी इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो ग्राफ देखा है अचानक से, जो सीधे सीधे पलड़ा बराबर था, इस 15-20 दिनों में ग्राफ नीचे हुआ है इंडिया गठबंधन का। और उसके बाद एनडीए गठबंधन जब ऊपर हुआ तो एनडीए गठबंधन ने जो है अपनी क्वांटिटी को क्वालिटी को दोनों को मेंटेन करने की बात की है। इसमें आपको आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें अपनी छोड़ सकती है अगर क्वालिटी जो है किसी और दल में होगी। वही हाल जदयू कह रही है कि अगर क्वालिटी आपके उम्मीदवार में बेहतर होगी तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है ये कहीं ना कहीं इस बार आरजेडी को झटका यहाँ दे सकता है मसौढ़ी की सीट पर, क्योंकि मसौढ़ी की सीट पर पिछले कई चुनाव से अपना दबदबा बना करके रखे हुए राष्ट्रीय जनता दल, इस बार मामला कुछ उल्टा हो सकता है। तो मसौढ़ी में इस बार आरजेडी की जो ये डाउन ग्राफ है उसका कारण कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है बाबा। तो आप वहां गए हैं तो आप ग्राउंड से लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो लोगों का बार बार एक ही बात होता है बाबा, बात होती है जब विधायक की तो बात होती है लोगों की, लोग चाहते हैं कि जो मेरे विधायक है वो मेरे क्षेत्र में आए, हमसे बात करें, हमारी समस्याओं को सुने। लेकिन लोग कहते हैं कि बनने के बाद दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। चाहे कोई विधायक अगर कुछ ऐसे होते हैं जो लोग पहुंचने चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसका तो आपको नुकसान जो है निजी काम में व्यस्त रहते हैं। फोन जब भी उठाए तो पीए कहता है कि निजी काम में व्यस्त है, मैडम फलाने जगह है, मैडम व्यस्त है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जवाब तो मिलेगा। और जवाब ये हम लोग नहीं, जनता जो लगातार कहते नजर आ रही है वो तो देखिए, वो तो आपने कहा ही है, भारत लाइव पे आप जाकर के देख सकते हैं। हमने बड़ा ही ईमानदारी के साथ लोगों से बातचीत किया है जी, और लोगों का जो रुझान है, लोग क्या कह रहे हैं वो तो स्पष्ट आपको बता रहा है, आपको दिखाई पड़ेगा निश्चित रूप से। चलिए अब आते हैं अगले विधानसभा की ओर, पालीगंज भी एक हॉट सीट कहेंगे इसलिए बाबा क्योंकि ये भी पटना से नजदीक में है। बिल्कुल। और यहाँ से अभी जो मौजूदा विधायक है संदीप सौरभ हैं और लगातार बातचीत होती है पालीगंज में, तो कहीं ना कहीं एक जो वोट की बात होती है, जब लोग बातचीत करते हैं तो उनको ये चीज समझ आता है कि जो हमारे विधायक हैं संदीप सौरभ या इसके पहले जो भी रहे हैं, भाई हमें जनसेवक चाहिए जो लोगों के बीच रहे। लेकिन इस बार जब हम वहां पहुंचे तो लोगों का कहना है साफ तौर पे कि हमारे विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले कहाँ थे? देखिए, संदीप सौरभ के बारे में कहा जाता है कि वो एक्शन में तो रहते हैं, जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, सब कुछ उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन बबूल के नीचे उनको आम मिल गया था। 2020 का जो चुनाव हुआ था जी, जो एनडीए गठबंधन के भीतर आपसी कलह जो हुआ था, उठापटक हुआ था, आपको याद होगा कि उषा विद्यार्थी पिछली बार चुनाव लड़ी थी जी, एलजेपी के टिकट पर लड़ी थी। बिल्कुल 5-6 लोग, 7 लोग, एक आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो भाजपा से जाकर के एलजेपी से चुनाव लड़े थे, उसमें उषा विद्यार्थी भी थी और पालीगंज सीट भी था
जी। उसके बाद उस सीट पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की हार हुई, और ये बबूल के नीचे आम हम इसलिए बता रहे हैं। जी। संदीप सौरभ जीत तो गए, लेकिन उन्होंने उस जीत को एंजॉय करना शुरू कर दिया। उस जीत को सहेज करके रखने से ज्यादा वो एंजॉय करने लगे। और खास करके कहा यह जाता है कि वाम दल के नेता जो हैं वो एंजॉय नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। कई नेताओं को आप देख लीजिए जो वाम दल के हैं, वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और अपने कार्यशैली को में बदलाव नहीं लाते हैं। वो जैसे जनता के बीच में रहते हैं वैसे ही सत्तू खा करके और लोगों के बीच में काम करते हैं। लेकिन संदीप सौरभ चूंकि युवा थे, इनको चमक धमक पसंद हुई। क्या होने वाला है ये तो स्पष्ट वहां के लोगों के बात से पता चल रहा है, लेकिन यहाँ का जो पालीगंज का है, इसमें उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जयवर्धन का नाम इसमें आ रहा है, जयवर्धन यादव, बिल्कुल। पिछली बार हार भी गए थे और राष्ट्रीय जनता दल से स्विच करके आए हैं जदयू के तरफ। जी। इसके बाद इनकी बहन का भी नाम आ रहा है, एलजेपी में गई थी, जाके चिराग पासवान से मिली है, राजलक्ष्मी या समलक्ष्मी उनका नाम है, इसी तरह का कुछ, तो वो भी मिलना चाहिए। एक बड़े परिवार से आते भी हैं जयवर्धन यादव। जी, जयवर्धन यादव, इनके पिता भी यहाँ बिहार के राजनीति में यादवों के काफी पॉपुलर नेता हुआ करते थे और सक्रिय थे पूरा। बिल्कुल। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ से जदयू के भी कई यूथ इसमें नजर आ रहे हैं जी। मैं कई लोगों का नाम स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं, हो सकता है कि वो उनके साथ नाइंसाफी हो जाए, लेकिन कई युवा हैं जनता दल यूनाइटेड में भी जो पालीगंज सीट पर करीब 40 से 50 हजार वोटों का जुगाड़ करके बैठे हैं। तो किसी भी समय यहाँ स्विच हो सकता है। लेकिन जो एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन अपनी खोई हुई सीट जो है, यहाँ से कभी उषा विद्यार्थी भी जीत करके आई हैं जी, यहाँ से निर्दलीय भी जीते हैं, कांग्रेस भी यहाँ से प्रयास कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस को शायद ये सीट मिले या ना मिले जी। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि जिस तरह का संदीप सौरभ का ग्राफ चल रहा है, महागठबंधन के भीतर भी ये चल रहा है कि यहाँ से एक उम्मीदवार ऐसा दिया जाए जो जीत के लिए माने जीत को कंटिन्यू कर सके, महागठबंधन को ये सीट जिता सके। लेकिन एनडीए गठबंधन की तैयारी बहुत जबरदस्त है, सामने से कुछ और दिखाया जा रहा है और फटा पोस्टर निकला हीरो वाला यहाँ भी होगा। यहाँ भी कोई ऐसा उम्मीदवार आपको देखने को मिल सकता है अंतिम समय में जो पूरी तरह से समीकरण में फिट बैठता हो, और पालीगंज की स्थिति लगभग यही है जी। तो देखिए, पालीगंज की भी बात हमने कर ली। अब पालीगंज से सटे ही एक और विधानसभा है, लोग समझ गए होंगे जो ये देख रहे हैं, विक्रम विधानसभा। जब विक्रम की होती है तो बात सिद्धार्थ सौरभ की होती है, जो मौजूदा विधायक हैं, बीजेपी में है, फिलहाल एनडीए गठबंधन में है। देखिए, सिद्धार्थ सौरभ के बारे में उन्होंने बहुत प्रयास किया और 2 बार से वो जीतते आ रहे हैं। उत्पल कांत के बेटे हैं। इनका भी लाइफ बड़ा अजीबोगरीब रहा है। इनको युवा थे तभी से कई विवादों में फंसते चले आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, और इसलिए इनको बार बार जिताने की कोशिश भी लोगों ने किया है। लेकिन इस बार जो उन्होंने स्विच किया है, इसको लेकर के लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर रही है। लेकिन चूंकि ऐसे गठबंधन में आए हैं, एनडीए गठबंधन में, जिस गठबंधन का ग्राफ अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद इनको कंपटीशन देने के लिए भी कई लोग खड़े हैं, स्विच करके आए हैं। क्या एनडीए गठबंधन फैसला करता है ये तो बाद की बात है, लेकिन विक्रम में इनका ग्राफ जो है 68% के आसपास है, तो ये जरूर दिखाता है कि इनका बेहतर विकल्प अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन एक है अतुल, बिल्कुल अतुल की बात कर रहे हैं। अतुल इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, चुनाव हालांकि हार गए थे वो, लेकिन यहां भी बगावत हुई थी। अनिल कुमार यहां से बगावत करके मैदान में उतर गए थे, जो कि बीजेपी से ही थे। उन्होंने बगावत करके यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया था, और इसका कारण था कि इस बार इनको सिद्धार्थ को जीत मिली थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, ये निश्चित रूप से है कि अगर सिद्धार्थ को मिलता है तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। लोगों का रुझान एनडीए के प्रति है। अब एनडीए गठबंधन को फैसला करना है कि वो किसको उम्मीदवार बनाती है और किसको इस बार मौका देती है। स्विच करके आए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनको टिकट मिले ही। कई लोग स्विच करके आते हैं तो टिकट मिलता नहीं भी मिलता है, लेकिन इनका चूंकि ग्राफ बेहतर है तो ये कहा जा सकता है कि इनका टिकट मिलने का चांस ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी कई उम्मीदवार हैं जो लाइन में खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है। अपने कैडर को जब एक चाय वाले को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकती है, तो एक आम कार्यकर्ता को वो चाहेगी। बाबा, सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली, जिसको पता था कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनेंगे। कई लोग, मोहन यादव हैं,
ऐसे कई लोग हैं, कई लोगों को दिया गया है। बिहार में भी इस तरह की बातें होती रही हैं और उठा के लोगों को दिया बिल्कुल गया। बाबा, अगर हम लोग बात कर रहे थे विक्रम का, तो एक और नाम हम लोगों को जरूर कहीं ना कहीं इसमें दिखाई पड़ता है ग्राफ में, अनिल शर्मा। अनिल शर्मा देखिए, वही अनिल शर्मा की बात मैं कर रहा था। मैं पिछली बार उन्होंने जिस तरह से स्विच किया था और बीजेपी छोड़ करके टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया था, उसके बाद अभी वो कांग्रेस में गए हैं। ये भी है कि देखिए क्या होता है, जब सौरभ सिद्धार्थ सौरभ जो है वो वहां से स्विच किए हैं, तो उनको हो सकता है कि टिकट मिले। तो टक्कर देने वाले वही जमीनी नेता हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ एक बात तो आप मान के चलिए कि एनडीए गठबंधन का ग्राफ हाई है और एनडीए गठबंधन ये बात समझ मजबूती से तैयारी भी कर रही है, निश्चित रूप से। तो इसमें उम्मीदवार फिर से यहाँ क्वालिटी वाली बात आ जाती है, और क्वालिटी किसमें है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सर्वे तो कई आए हैं, सर्वे में इंटरनल सर्वे जो बीजेपी का और एनडीए गठबंधन का, वो उसमें क्या कहता है वो देखना जरूरी है। अभी तो हम दूसरे की सर्वे बता। अब देखिए, आपको जिस सीट का इंतजार था, अब चर्चा उसकी होगी। हमको लगता है ये जितने लोग देख रहे होंगे, जो हमारे दर्शक हैं, शायद वो इसी सीट की वजह से पूरे वीडियो में बने हुए होंगे कि आखिर कब हम लोग उस सीट पर बात करेंगे जो ये लोग सोच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अब दानापुर सबसे हॉट सीट। आप देखिए, जब दानापुर की चर्चा करने हम लोग ना, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं जी। पटना राजधानी की कुछ सीटें हैं जिसमें से 4-5 सीटें आप बहुत उंगली पे गिनिए। एक सीट आप यहां शुरू कीजिए बांकीपुर की, इसके बाद कुम्हरार चले जाइए, इसके बाद आप चलिए पटना साहिब, फुलवारी और उसके बाद सीधे दानापुर चले आइए। ये 5 सीटें जो हैं, मैंने मसौढ़ी की बात बताई ही थी, मसौढ़ी थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये 5 सीटें ऐसा है ना कि कमल के फूल की तरह है। इस पर गाहे लगा है, जो आपने देखा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी अपने जो क्वालिटी पर ध्यान दे रही है, उस क्वालिटी में कई नाम आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का, अगर पूछे हम आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का थीम क्या है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, तो आप सीधे कहिएगा कि उसका आइडियोलॉजी सनातन है, धर्म है, मंदिर है, हिंदुत्व है, यही ना आप कहिएगा। बिल्कुल। इस हिंदुत्व को, इस धर्म को, इस आस्था को 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद भी, उसका शिलान्यास होने के, माफ कीजिएगा, उसका लोकार्पण होने के बाद, मंदिर का पट खुलने के बाद, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, अगर भारतीय जनता पार्टी को बेहतर विकल्प नहीं मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो पिछली रिकॉर्ड है उसको भी कायम नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से चिंता होती है। और इस चिंता को दूर किया है अभी 18 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ है, आपने देखा होगा कि पटना के जो हाट कहे जाते हैं, बापू सभागार, जी बिल्कुल, वहां एक कार्यक्रम हुआ था जिसको धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन, बिल्कुल, उन्होंने किया था। उस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको एक बार फिर से लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जागी है। रणवीर नंदन एक ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दानापुर से वो कैंडिडेट होने जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि रणवीर नंदन ने जिस तरह से, मतलब समझिए कि चिलगारी सुलगाई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर। हालांकि उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और उनके चेहरे से भी खुशी झलक रही थी। साफ नजर आ रहा था कि वो इस कार्यक्रम को देख करके, लोगों की भीड़ जो देख रहे हैं उसको देख करके कितना खुश है। लोगों का अभिवादन जिस तरह से उन्होंने किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो एंजॉय किया, वो देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि, मुझे तो लग रहा है कि इन 5 सीटों में से एक सीट पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हिंदुत्व का अलग जगा करके और लोगों के बीच में जो सनातन और धर्म और अन्य चीजें हैं उसको जगा करके रखे। लेकिन बाबा, हम लोग जब बात दानापुर की कर रहे हैं तो नाम रितलाल यादव हमेशा से सामने आता है। ये भी एक, जब आप रितलाल यादव का नाम लिए ना, तो रितलाल यादव का बैक हिस्ट्री क्या है हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम इस बात पर बात करेंगे कि राजद की अपनी राजनीतिक प्रकृति क्या है। राजद की राजनीतिक प्रकृति रही है कि राजद जो है वो रेंडमली किसी को सेलेक्ट करके ले आकर के चुनाव मैदान में उतार करके उसको जितवाने की क्षमता रखता था। ये लालू प्रसाद के समय में होता था। लालू प्रसाद ने जिसके पीठ पर हाथ रख दिया उस पर जिन जो है बाहर लग जाता था, जिन बाहर निकल जाता था। अच्छा। लेकिन अचानक से जो इधर का माहौल आपने देखा होगा, उस माहौल ने राष्ट्रीय जनता दल की प्रकृति को बदला है। मीशा भारती से शुरुआत हुई, उनसे थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ, उसके बाद तेज प्रताप यादव तो पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निष्कासित। बिल्कुल, अगर पार्टी से बाहर करना था तो पार्टी से बाहर कर देते। परिवार से बाहर करने का मामला जो था वो सबको चौंकाने वाला था, क्योंकि जो मामला सामने आया था उससे पार्टी को नुकसान हो रहा था, परिवार को नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी उनका केस चल रहा था और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना उचित नहीं होता है। वो अपना लाइफ कैसे जीता है वो लोगों पर छोड़ दीजिए, आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि लोग उससे कैसा व्यवहार करते हैं। एक बड़ी सिंपैथी जो है
तेज प्रताप यादव के साथ रही। उन्होंने कहा था कि उनके घर में जयचंद घुस गए हैं और उनके परिवार को तोड़ना चाहते हैं। अब ये बात रोहिणी आचार्य ने भी कहना शुरू कर दिया है, और इसकी शुरुआत वो सभी लोग जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को मजबूत करते थे, उन सभी लोगों पर लागू होता है। सर, घर के लोग तो कह ही रहे थे बाबा, लेकिन एक और इसमें देखना ये है कि अब जो उनके कार्यकर्ता हैं, अब उनको भी ये साफ दिखाई पड़ने लगा कि भाई तेज प्रताप जी जो कहते थे 3 साल पहले 4 साल पहले कि ये चीजें हो रही हैं, अब कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ रहा है लोगों को। निश्चित रूप से आप देखिए ना कि रीतलाल यादव भी उसी के शिकार हैं। आपने देखा होगा कि पिछले, आप देख लीजिए कि जब 2021-22 में 20 के बाद 21-22 में 20 से ही आप मान के चलिए उसको, तो 21-22 में तेजस्वी यादव के बगल वाले अगर कोई आदमी का नाम ले लीजिए तो रीतलाल यादव हुआ करते थे। लेकिन अचानक से जब सरकार बनी और उसके बाद से रीतलाल यादव को जो हाशिए पर रखना शुरू किया गया, यहां तक कि उनको कहा यह जा रहा था कि वो टिकट भी उनको मिलेगा तो पाटलिपुत्रा से लड़ेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, उन्होंने सब बात सेक्रीफाइस कर लिया। लेकिन वो चाहते जरूर थे कि उनको जहां है वहां उनको सम्मान मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज रीतलाल यादव की जगह पर अब देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कई लोगों के नाम आ रहे हैं। यहां भी एक तरफ से जहां इंडिया गठबंधन अपने लिए उम्मीदवार खोज रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में, चूंकि उसका खोया हुआ सीट है, बिल्कुल 2015 में उसके पास था, आशा 2010 में भी उसके पास था, 2020 में रीतलाल यादव ने यह सीट खींच करके भाजपा के गर्दन पे हाथ लगा करके, मैं 5 सीटों की जो बात बता रहा था वो निकाल करके और राजद के झोली में डाल दिया। भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन रीतलाल यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ा था उनको मुख्यमंत्री बनाने का। अब यहां जो है वर्तमान में रामकृपाल यादव का नाम आ रहा है, आशा सिन्हा का भी नाम आ रहा है, और कई और भी उम्मीदवार इसमें मैदान में तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि रामकृपाल यादव जो लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, क्या उनको मैदान में उतारती है। उम्र भी उनकी हो गई है, क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मैंने जो बात कही है कि आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचना शुरू कर दिया है कुम्हरार, बांकीपुर, पटना साहिब और फुलवारी, दानापुर, जी, ये 4 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी, दीघा भी है, दीघा सीट को भी आप ले सकते हैं। ये 5 ऐसी सीटें हैं जिसमें कहीं ना कहीं, दीघा की चर्चा हमने कल ही किया था जी, ये 5 सीटों में से एक सीट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुत्व वाले, साफ सुथरी छवि और हिंदुत्व का झंडा लेकर के सनातन को जगाने वाले रणवीर नंदन के लिए भी बनता है। ग्राफ में देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है और क्या फैसला करती है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, 4000 मठ मंदिर जो सुसुप्त अवस्था में थे उनको जागृत करके और जिस तरह से धर्म का अलग जगाया है, उससे देख करके भारतीय जनता पार्टी का जो मूल अवधारणा है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में एक बात तो तय है कि हमने 14 के 14 जो विधानसभा है पटना जिले की, उन सभी का विश्लेषण कर दिया है। आप इस पर विशेष कुछ देखना चाहते हैं तो आप जाकर के भारत लाइव पर देख सकते हैं। हमारी टीम ने, दीपक ने, यति ने और भी हमारी टीम ने जिस तरह से करके दिया है, लोगों से बातचीत किया है, वो सब कुछ आपको एकदम बाइफर्केट करके माइक्रो लेवल पर हमने कोशिश किया है कि सच को आपके सामने रखें। बिल्कुल, और हम कैमरे के सामने आपको दिख रहे हैं समक्ष, लेकिन इस कैमरे के पीछे भी कई लोग हैं हमारे चैनल के, हमारे लोग जो भारत लाइव में काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत मेहनत होती है, उसके बाद ही ये वीडियो हम आपके समक्ष रख पाते हैं। आइदर वो हमारे कैमरामैन हो, आइदर हमारे जो चालक हैं, गाड़ी चालक हैं, और हर एक लोगों का एक मतलब कहा जाता है कि सभी लोग मिलकर हम लोग एक मेहनत और आपके समक्ष चीजों को रख रहे हैं कि किस प्रकार से। देखिए, आज भी हमने शुरू किया था मोकामा विधानसभा से और हमने खत्म किया दानापुर विधानसभा से। मोकामा भी उसी तरीके से हॉट सीट है जैसे दानापुर है। पूरब से पश्चिम हम लोग आए हैं, पूरब से पश्चिम हम लोग आए हैं। तो चलिए, ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहे। तो आप हमारा खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे थे, तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।